अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे मंजूर गिलानी साहब से कि जब सकूत ढाका हुआ तो उस वक्त क्या हालात थे, और भुट्टो साहब के लिए जब वो इटली में थे, वापस आ रहे थे यूएनओ से, तो उनके लिए ऑर्डर्स जारी हो चुके थे कि जब यूं ही ये पहुँचें तो इनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। जी गिलानी साहब। तो हुआ ये कि याह्या खां को गिरफ्तार कर लिया गया। तो उनके नायब थे जनरल अब्दुल हमीद जी। अब वो आ गया। उसने कहा वो ठीक है, इसको बंद कर दिया, मैं आ गया हूँ। उन्होंने कहा जनरल साहब बात सुने, साथ वाले कमरे में उसको भी बंद कर दिया। अच्छा ये कौन कौन लोग थे बंद करने वाले? जनरल गुल हसन थे। अच्छा, गुल हसन थे, और उनके साथ ये जो कर्नल्स वगैरह, जनरल गुल हसन थे और एयर मार्शल रहीम थे, हाँ फ़ज़ाइया के सरबराह जी, और बाकी जूनियर ऑफिसर थे, जिनमें असर खां का मैंने बताया बहनोई भी थे। तो ये भुट्टो को लाना चाहते थे? नहीं, उसमें इनकी गुफ्तगू हुई। ये बात भी मैं चाहता हूं कि आ जाए रिकॉर्ड पे जी। तो वहां उनकी गुफ्तगू हुई कि भुट्टो साहब को लाया जाए। गुल हसन ने और रहीम ने ये बात की जी। तो जो जितने बाकी ऑफिसर थे उन्होंने कहा जी कि ये पाकिस्तान तोड़ने में याह्या खां का जितना किरदार है, भुट्टो का भी इतना ही है। भुट्टो का भी वही किरदार है। क्योंकि पोलैंड की करारदाद तो इसने फाड़ी थी। ये कई दिन जाके वहां लेट गए भुट्टो साहब कि मैं बीमार हूं, मैं सलामती काउंसिल में पेश ही नहीं हो सकता। अच्छा, पहले ये भी हुआ? भी हुआ जी। पहले सिक्योरिटी काउंसिल में वो गए ही नहीं। वो गए ही नहीं ना, बीमार होके लेट गए। वो जुल्फकार अली भुट्टो जो दिन में 40-40 जलसे करता था और बुखार में जलसे करता था, वो जाके वहां लेट गया आराम से। मतलब वेट एंड सी कर रहे थे? कर रहा था कि जब फौजी उनकी दाखिल हो जाए। तो पोलैंड की करारदाद ये थी कि जहां जहां फौजें वहां रुक जाएं और कोई हल निकाला, वहां पे सीज फायर कर दें। भुट्टो ने सोचा कि अगर ये हो गया तो पाकिस्तान तो बच जाएगा, मशरकी तो पाकिस्तान। मैं कहाँ जाऊंगा? तो ये लेटे रहे। जब वहां गए तो वो बड़ी भुट्टो साहब ने तकरीर की और वो करारदाद फाड़ के दोबारा आ गए। वैसे इस पे पीपल्स पार्टी वाले आपसे बड़ा इख्तिलाफ करेंगे, लेकिन प्लीज आप कैरी ऑन वो करें। करते रहे जी। नहीं, भुट्टो साहब ने कोई एक काम किया है जो मादरे मिल्लत के खिलाफ उसने गुफ्तगू की थी 1964 के इलेक्शन में जी। जब वो कन्वेंशन लीग के सेक्रेटरी थे और अयूब खां की इलेक्शन मुहिम के इंचार्ज थे जी। हम तो उस वक्त से भुट्टो साहब को नापसंद करते हैं। अच्छा, भुट्टो साहब को नापसंद। तो बात ये है कि वहां जब ये बात हुई जी, तो मेजॉरिटी ने फैसला किया कि एयर मार्शल असगर खां को वजीर आजम लाया जाए, सदर बना दिया जाए। अच्छा, ये गुल हसन वगैरह सब मान गए ना? मान गए। तो उन्होंने एयर मार्शल को कांटेक्ट किया। एयर मार्शल ने कहा कि मैं टुमारो कमिंग टू रावलपिंडी, तो मैं वहां बताऊंगा आके आपको। अच्छा। तो हमारे सेक्रेटरी जनरल थे मलिक गुलाम जलानी जी, ये आसमा जहांगीर के वालिद। असगर खान ने मलिक गुलाम जलानी को कहा कि ये सूरत हाल है। तो मैंने ये कहा कि मैं सुबह बताऊंगा, और मैंने जलसा रखा हुआ है लियाकत बाग में। अच्छा, तो जलसे में ही बताऊंगा मैं वहां बताऊं। तो मलिक गुलाम जलानी ने कहा आपका फैसला क्या है जो बताना है? उसने कहा भी बात ये है कि जब पाकिस्तान इकट्ठा था तो मैं कहता था मुजीबर रहमान जीता है। अब जब पाकिस्तान टूट गया है तो यहाँ भुट्टो जीता है। तो ठीक है, भुट्टो की हमारी नहीं बनती, लेकिन यहाँ तो वोट ज्यादा उसके हैं। हाँ। तो उसको देना चाहिए। तो मलिक गुलाम जलानी ने हमें खुद बतलाया ये। वो मजलिसी आदमी थे ना, फिर बैठ के बातें करते थे। कहने लगे, मैंने कहा जी ये क्या बात है, आप जा रहे हैं जलसे में, तो जलसे को लेकर आप वहां चले जाएं और आप जाके कब्जा कर लें, फौज तो आपके साथ है। तो आपका ये होगा कि अवाम के जरिए इनकलाब आ गया। और उसने कहा नहीं, दिस इज नॉट फेयर, दिस आई विल नॉट डू। और जब वो अगले दिन आए और जलसा कर रहे थे तो पिंडी से जो खुर्शीद हसन मीर थे वो आ गए कुछ बंदे लेकर, ये कायदे अवाम और फलाना नारे लगाने लगे। तो असर खान ने कहा ये बंद करो अपनी गुफ्तगू, मेरी बात सुनो। तो वहां जलसे के अंदर उसने कहा कि जनाब ये पाकिस्तान टूट गया, अब ये जो पाकिस्तान है इसमें भुट्टो को ला के आप इक़्तिदार दें। ये उन्होंने अनाउंस पब्लिकली जलसे में कर दिया। उसके बाद फिर फौजी इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा वो तो नहीं आ रहा, वो नहीं मान रहा। तो फिर फैसला हो गया भुट्टो को लाया जाए। तो फिर मुस्तफा खर को कहा गया
मुस्तफा खैर दरमियान में था ना, जी जी, तो मुस्तफा खैर ने फिर इटली में उनको इतला दी कि आ जाएं। फिर भुट्टो आया और वहाँ से सीधे ही उसको ले गए और फिर उसको बना दिया गया। भुट्टो ने कहा जी फिर मैं CMLA भी मैं हूँगा, वो सारा कुछ ही बन गया। उन्होंने कहा जी दे अच्छा, दिया। वो फिर उसके बाद दस्तूर हमारा बना, उसको हम थोड़ा स्किप कर देते हैं। भुट्टो साहब का दौर कैसा था, जब उसको ज़रा ब्रीफली हमें बताएं कि पीछे से जो उनकी एक शख्सियत आपने बताई है, जो एक साइड उनकी बड़ी जो कि डोमिनेंट भी थी, तो और फिर ये वाक़या भी आपने बताया किस तरह उनको मिला इक़्तिदार। तो भुट्टो साहब का जो दौर था वो कोई इतना ज़्यादा डेमोक्रेटिक तो नहीं था, चाहे वोट तो उनके पास थे, काफ़ी ओप्रेसिव था और लोगों को बड़ी पकड़ धकड़ भी हुई, लोगों के ऊपर ज़्यादतियाँ जुल्म भी हुए, बड़े दिलाई कैंप बने। तो उसके ऊपर आप फिर 77 पे आप आ जाएं कि सर, तारिक 77 साहब, बात ये है जी हर इंसान जो है ना, जी उसके अंदर एक छुपा हुआ इंसान होता है। जी, वो मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी होगा। छुपा हुआ शैतान शायद आप कहना चाह रहे हैं। इंसान ही। अच्छा, इंसान ही कहना चाहिए। भुट्टो के अंदर का जो वडेरा था, अच्छा, और उसका जो बचपन गुजरा हुआ था अपनी माँ के साथ आप कहना चाह रहे हैं, वो आप कनेक्ट कर रहे हैं उसके हाँ साथ। जी, वो कभी भूला नहीं वो। अच्छा, और इसी तरह हमारे एक और लीडर हैं, जब मौका आएगा तो उसकी भी बताऊंगा। अच्छा, तो भुट्टो साहब का दौर जो है वो फस्तायत का दौर है। हर गली में, हर कूचे में, हर बाजार में, हर शहर में, हर कस्बे में भुट्टो साहब के जो जालमाना इक़दामात थे, उनकी निशानियां आज भी मौजूद हैं। कोई 32 लोगों को सड़कों पे मार दिया भुट्टो साहब ने अपने दौर में, सियासी लोगों को। और बहुत से हमारे साथी थे। ख्वाजा साद रफीक के वालिद भी उसके अंदर शामिल आप कह सकते हैं। हाँ, मुझे पर याद है जब भुट्टो साहब ने टेक ओवर किया, वो 20 दिसंबर 1971 था। और एयर मार्शल असर खान ने 20 दिसंबर 1972 का जो दिन था उसको अनाउंस किया था यौम स्याह। और जो ख्वाजा रफीक साहब थे जी, शहीद, अल्लाह उनको गरीक़े रहमत करे, वो पाकिस्तान के उन सियासी बंदों में शामिल थे जिन पर अयूब खान ने बगावत का मुकदमा चलाया था, गद्दारी का। वो चंद एक लोग थे ना जिनमें वो शामिल थे। वो मुजीबर रहमान भी था, वो भी थे। जी हाँ, अलग। और मुजीबर रहमान तो उनके पास आया हुआ आता था, ये इकट्ठे ख्वाजा थे ना। रफीक साहब के पास। हाँ जी, ये इकट्ठे जो थे। और ख्वाजा साहब को मैं मिला हुआ हूँ। अच्छा, साद रफीक जो है हमारा, उस हवाले से तो भतीजा है ना जी। ये तो जब ख्वाजा साहब शहीद हुए, ये तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। हाँ, जी। तो मैं अर्ज करता हूँ, ये ख्वाजा साहब मेरे सामने 19 दिसंबर 1972 को असर खां को मिलने आए हैं। ये एम्बेसडर होटल के सामने कोठी थी तारा मसूद की, बेगम तारा मसूद जी, वो तहरीक इस्तिक़लाल की लीडर थी। वहाँ ख्वाजा रफीक आए हैं जी। 19 दिसंबर को, मैं वहाँ मौजूद। 20 को ये वाक़या हुआ है। असर खां ने जुलूस निकाला, इनकी पार्टी का नाम था इत्तेहाद पार्टी। ये PDP से अलहदा हो चुके थे। ओके। इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी। लाहौर में इनके 300 से ज़्यादा इनके कारकुन थे। अच्छा, ख्वाजा साहब की ये बड़ी ताकत थी ना। अच्छा, ये बड़े ऑर्गेनाइज थे ये बड़े। और इन्होंने कहा जी हमने शामिल होना है असर खां के साथ। और हमारी जो इतलात थी वो ये थी कि ख्वाजा साहब इस जुलूस में शरीक होंगे बतौर इत्तेहाद पार्टी के, और उसके बाद ये आफ्टर सम टाइम ही विल जॉइन तहरीक इस्तिक़लाल को ज्वाइन कर लेंगे। ये असर खां के साथ अब सियासत करेंगे। लेकिन वहाँ से जब निकले तो जब घर जा रहे थे तो उनको शहीद कर दिया गया। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। इस तरह के बड़े नज़ीर को शहीद कर दिया। वो जमात इस्लामी पंजाब के नायब अमीर भी थे और MNA भी थे। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको थोड़ी रोकूंगा। नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान का जो कत्ल हुआ था, आप समझते हैं कि भुट्टो साहब उसके जिम्मेदार थे? 100%। अच्छा, 100%। यानी कि उन्होंने ऑर्डर किया कि इसके ऊपर फायरिंग करवाओ? सर, वरना FSF का क्या काम है? FSF जो थी, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स, वो तो भुट्टो की जाती फोर्स थी।
ठीक है जी। उन्होंने वली खां पे भी हमला किया था, वो बच गए जी। और मैं आपको बात बताऊं कि ये कोई एक वाकया नहीं मतलब है। वो स्टेट गुंडागर्दी आप कहते हैं कि वो की बड़ी मिसालें थी उस सर जमाने मैं में। आपको बात बताऊं, एयर मार्शल असर खान 1974 अप्रैल में लंदन से वापस आए, हम लाहौर एयरपोर्ट पर उनको लेने के लिए गए। तो मेरे जैसा कमज़ोर आदमी, मेरे जिस्म पर 50 से ज़्यादा पुलिस की लाठियों के निशानात थे उस दिन। मेरा मेडिकल हुआ जब। अच्छा। ये तो मेरी जिंदगी थी, मैं बच गया। मेरे कई साथी बेचारे शहीद हो गए। हमारा एक वो अंदरून शहर में मारा गया था नज़ीर, जी जावेद नज़ीर, जी। शेख हफीज का भतीजा, वो घर के बाहर बैठा था, उसको मार दिया। अच्छा, फिर मुझे कत्ल करने के लिए मेरे घर पे आए। ये जो धांधली वाला इलेक्शन कराने की भुट्टो साहब को क्या जरूरत पड़ी, या इनको फंसाया गया, ये क्या फंसाया है ये नहीं, पूरा? ये देखे ना, ये एक ऐसी बात है जी, बादशाह बहुत अच्छा है, इसके जनाब जो जो एडवाइजर है वो ना, नहीं ठीक, ये ये फिजूल बातें बात। होती हैं। और मेरे- असगर खान, सॉरी मैं आपको रोक दूं, इसको भी बीच में शामिल कर लें। असगर खान साहब उस जमाने में जलसों में कहा करते थे कि इसको कोहाला के पुल पे फांसी दूंगा। ये तो इलेक्शन, उसका क्या बैकग्राउंड? नहीं इलेक्शन की बात है ना ये तो। जी जी, इलेक्शन की बात। क्योंकि तारक साहब आप तो माशाल्लाह जवान हैं, नौजवान तो मैं नहीं कहता, जवान कह लेता हूँ। अर्ज ये है कि हमने वो सारा भुगता है। जी इतना खौफ का ज़माना था वो भुट्टो जी। साहब का कि हमारी वालदा जब हम घर से निकलते थे ना, तो दुआ करती थी कि ये घर आ जाए शाम को। अच्छा, इतना वो। जब घर आ जाते थे तो वो कहती थी या अल्लाह खैर करे, हम्म। ये सुबह जल्दी से खैर से उठ जाए। इस तरह के हालात थे। और नहीं, मुझे 77 का मैं पूछ रहा था कि वो उनको धांधली की जरूरत क्यों पड़ी? मैं अर्ज करता हूँ ना, भुट्टो चूंकि मुंतकिम मिजाज भी था, वो अवामी डिक्टेटर था, फस्तायत का दौर था। उसको चाहिए थी 2/3 अक्सरियत। और भी वो प्रेसिडेंशियल ला रहा था, वो लोग स्पेकुलेट कर रहे थे कि वो लाए। प्रेसिडेंशियल का तो उसका झगड़ा मियां महमूद अली कसूरी से हुआ था। वो जब सवाल करेंगे कोई तो महमूद अली कसूरी मैं साहब ने फिर जब छोड़ी और तहरीक इस्तिकलाल ज्वाइन की, तो हाँ, यही वो कह रहे थे कि मैं- पार्लियामेंट्री रखो। हाँ, वो भी मैं आपसे शेयर जी। करूंगा। तो बात ये है कि जब वो PNA बना, कौमी इत्तेहाद बना जब, जी जी। तो पब्लिक में जो लीडर था भुट्टो के मुकाबले में, वो एयर मार्शल असगर खान थे। मुफ्ती महमूद एक ऐसे ही बस समझ लें कि सरबराह थे उसके, जी। लेकिन कोई उनको मानता नहीं था। मानते वो इनको ही समझते थे। वो असर खां को ही सब लोग मानते थे। और आपको याद होगा कि कराची का जो असर खां का जलसा हुआ, उसमें ही शायद उन्होंने कहा था ये। नहीं, मुफ्ती महमूद ने एक जलसा वहाँ किया था और वो नाकाम हो गया। तो असगर खां का एक वो हल्का इंतखाब था। असगर खां ने कहा जी मैं 6 दिन के बाद मैं आ रहा हूँ। आज भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा और रैली जो है वो वही है जो असगर खां ने की थी कराची में। ये 77 के इलेक्शन कैंपेन। 77 के इलेक्शन कैंपेन की। तो बात यह है कि असगर खां गए हुए थे कश्मीर में, तो सामने कोहाला का पुल था। अच्छा, ये वहां तकरीर कर रहे थे। अच्छा अच्छा। अब भुट्टो का जो खौफ था उसका तोड़ना जरूरी था कि लोगों को एक माहौल से, खौफ के माहौल से बाहर निकाला जाए। तो असगर खां ने वो एक कहा कि भुट्टो मैं तुम्हें कोहाला के पुल पर फांसी लगाऊंगा। अच्छा, वो एक सिंबॉलिक, वो सामने जो चीज वो नजर सामने आई आ गया ना। हाँ, इस वजह और से। मुझे याद है कि मैं उस जलसे में मौजूद था जो फैसलाबाद में था असगर खां का। तो वहाँ वो रात को कोई 1 बजे तशरीफ लाए। अच्छा। अब सर्दियाँ थीं, 1 बजे रात के, तो सारे लीडर जा चुके थे। मैं भी स्टेज पे बैठा हुआ था और लोकल जो फैसलाबाद के लोकल लीडर थे वो तकरीरें कर रहे हैं, जलसा जारी है, लाखों का जलसा था। उसमें असगर खां ने आके पहले तो ये कहा कि मैं सॉरी, मैं माज़ खा हूँ, मुझे लोग रास्ते में रोक लेते हैं। बाकी तो किसी को रोकता ही नहीं था। वो सब जा रहे हैं। लोग तो असगर खां के लिए सड़कों पे खड़े होते थे। तो उन्होंने कहा कि दूसरी बात, मैं भुट्टो को धोबी घाट में फांसी लगाना चाहता था। अच्छा, वो जो लेकिन मैं वहाँ कोहाला का क्या बैठा हूँ। कोहाला का क्या बैठा तो आप तारक साहब अंदाजा नहीं लगा सकते लोगों के जज्बात का कि लोग नीचे से क्या कह रहे हैं, भुट्टो को फांसी दो, भुट्टो अच्छा, को। ये नारे लग रहे हैं। ये नारे लग रहे हैं। उसकी वजह ये थी कि उसका जो खौफ था, जो उसका जालिमाना दौर था,
लोग उससे निजात चाहते थे जी। और वो निजात देंदा समझते थे असर खां को। अच्छा, एक और यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको मुख्तसर भी करते हैं, और भी नशिस्तें आपके साथ करेंगे। आजकल के दौर में आते हैं, असगर खान साहब जो थे वो बड़े ही बासूल आदमी थे, कैरिज्मेटिक भी थे, लोग उनको पसंद भी करते थे, उनके प्रिंसिपल्स भी बड़े थे, डिसिप्लिन थे बड़े, और लेकिन उनको बड़ी ऑफर्स हुई कि आप बन जाएं। एक तो पहले आपने जिक्र कर दिया, उसके बाद भी हुई होंगी कि जी हम आपको वज़ीर आज़म बना देते हैं, तो आप बड़े मुल्क के लिए बहुत अच्छे हैं, तो आप आ जाएं। आजकल भी यही मिसालें चल रही हैं। तो इमरान खान का भी एक इमेज तब तक तो वही था कि जब तक वो अपनी सियासत कर रहे थे इंडिपेंडेंटली, तो फिर एकदम से एक कैंपेन चलती है, वो आईएसआई के जो जनरल्स थे उन्होंने उनके जलसे वगैरह करवा के उनको मकबूल कर दिया और उनको कहा कि जी अब आपको लेके आ रहे हैं। तो बॉटम लाइन वाज कि इमरान साहब को पता था कि मुझे अब ये बना रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ कभी असगर खान साहब को अपील नहीं की कि ये मुझे बना रहे हैं तो मैं बन जाऊं? मैं एक ये अर्ज करूं, क्या फ़र्क है दोनों में, मैं ये पूछना चाह रहा था, या कोई कंपैरिजन नहीं? एक तो तारक साहब आपने खुद ही कह दिया है कि इनका तकाबल नहीं करना चाहिए। ठीक है। एक शख्स है जो फिजाइया का कमांडर इन चीफ है जी। और उसके घर में सारी फैमिली एक कमरे में सोती है। अच्छा, बहुत सिंपल लाइफस्टाइल था। नहीं, क्यों? इसलिए कि सिर्फ कमांडर इन चीफ को एक एयर कंडीशनर लगाने की इजाजत थी। अच्छा, और ज्यादा की उन्होंने कोशिश भी नहीं की? ना ना, वरना उसके बेटे ने बतलाया जब असर खां का इंतकाल हुआ तो मैंने हाई कोर्ट बार में ही ताज़ीती रेफरेंस किया था। जी। वो कुछ 4.5-5 घंटे रहा। अच्छा। और उसमें उनके बेटे ने, जो आजकल एमएनए है ना पीटीआई के टिकट पे, अली असगर छोटा, अच्छा, जो एक तो फौत हो गए थे ना, एक तो कत्ल हो गया ना। हाँ जी। बड़ा जो था जी। तो कहता है कि जो कमांडर इन चीफ की गाड़ी थी, हम यूं देखते थे बाहर से शीशे के अंदर, कभी गाड़ी में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी किसी को। अच्छा, वो ऑफिशियल गाड़ी है, वो ऑफिशियल काम के लिए रहेगी बस। अच्छा। वो तो इस तरह का बंदा था। और अच्छा, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था इसका उनसे कोई तकाबल नहीं है। उनके बाकी जो उनको ऑफर्स हुई उसकी भी तफसील है। आप बताएं ना उसकी तफसील। ये एक तो आप बता चुके हैं। हाँ, वो तो अयूब खां के ज़माने में थी ना, जब ये ज़ियाउल हक का दौर आया। ज़ियाउल हक के दौर में हमने सुना है जब भुट्टो ने टेक ओवर किया तो इसने भी ऑफर की असर खां को। अच्छा, आप भी गवर्नमेंट में आ जाएं, कौमी हुकूमत बन जाए, कि आप आ जाएं। अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्रांड या कारोबार हजारों नाजरीन तक पहुंचे, तो हमारे साथ एडवर्टाइजिंग करें। अपनी प्रोडक्ट को सही ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए हमसे राब्ता करें। एडवर्टाइजिंग के लिए नंबर स्क्रीन पर मौजूद है। असर खान ने कहा कि मैं 10 दिन देखूंगा, अगर तुम कोई अच्छी लाइन अख्तियार करते हो तो मैं तुम्हारी मुखालफत नहीं करूंगा। तुम्हें ज्वाइन नहीं करूंगा, मुखालफत नहीं करूंगा, लेकिन मैं मुखालफत नहीं करूंगा, तुम्हें मौका दूंगा कि तुम मुल्क के लिए कोई अच्छे काम करो। और अगर मैंने फील किया कि तुम ठीक नहीं कर रहे और तुम्हारे डिज़ाइन ठीक नहीं है तो देन आई विल अपोज यू। और फिर उन्होंने उसको अपोज करना शुरू कर दिया था। ठीक है, फिर ज़ियाउल हक आ गया, बाकी छोड़ दें। एक दिन जनरल फजल हक, जो कि सूबा सराद का गवर्नर भी रहा है बड़े अरसे, वो कहते हैं मेरे पास आया, ये एयर मार्शल ने मुझे ऐसे ही बताया जैसे हम बैठे। अच्छा, उनके घर आया? तो कहते हैं मेरे पास आया और मुझे उसने कहा कि टुडे वी डिसाइडेड टू अपॉइंट यू एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा। एंड यू आर इनवाइटेड एट माई होम एट लंच एट डिनर। ठीक। ज़ियाउल हक, जनरल ज़ियाउल हक विल अटेंड। अच्छा। वो कहते हैं कि मैं गया उसके घर। अच्छा, आपने हामी भर ली असगर खान साहब ने कि मैं जाऊंगा? नहीं, वो उनके घर, कहते मैं चला गया। अब ज़ियाउल हक साहब आ गए। अच्छा। हम 3 ही आदमी हैं
ज़ियाउल हक साहब बड़े खुश, बड़े कि जी असगर खान साहब तो आ ठीक हो गए गया, हाँ जी ये मान गया तो आ गया। कहते हैं कि वो मेरे साथ बैठे रहे, गपशप, बच्चों का हाल पूछा, मैंने पूछा, ये बातें होती रहीं, खाना लग गया, खाना ख़त्म हो गया। उसके बाद ज़ियाउल हक ने उसकी तरफ देखा, वो मेरी तरफ देखे, मैंने उसकी तरफ देखना बंद कर दिया, फजल हक की तरफ। फजल हक की तरफ। कहते बिल आखिर उसने मेज़ के नीचे से मुझे टांग मारी कि बोलो, बोलते क्यों नहीं हो। कहते मैंने अपनी ज़रा और फासला कर लिया। अच्छा, ताकि टांग ना लग सके। हाँ जी। और ज़ियाउल हक जो था बिल आखिर उसने खुद ही कहा, एम्बेरस हुआ बड़ा, और उसने फिर इजाज़त ले ली। अच्छा, वो चाह रहे थे कि एयर मार्शल साहब अपनी जुबान से कहें कि सर जो इस वजह कहे से मैं आपको फिक्रा सुना देता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, फिक्रा भी सुनाता हूँ, जो फिक्रा था। जी जी। तो ज़ियाउल हक चला गया और फजल हक ने ना मेरे साथ लड़ाई शुरू कर दी कि देखो एयर मार्शल आपने क्या किया है, सुबह आपका नोटिफिकेशन होना था और कि आप मुल्क के वजीर आज़म हैं, और आपने देखें ज़ियाउल हक आया भी और आपने उसने। तो एयर मार्शल कहते हैं गिलानी साहब, मैंने कहा ये होता कौन है, ये कौन होता है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करने वाला, ये तो काबिज है। तो फिक्रा क्या कहना था, सिर्फ एक फिक्र कि जनरल साहब आपके काम होते रहेंगे। ये फजल हक साहब ने कहा था, उनको कोच करके लाए थे कि आपने ये सिर्फ फिक्रा कहना है और कल आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे बस। तो कहते मैंने कहा ये होता कौन है, मैं क्यों फिक्रा। ये कौन से सन की बात होगी, अराउंड 82 80? नहीं शुरू की। अभी ये वो जमाने हैं जब भुट्टो साहब को अभी फांसी हो रही थी, नहीं हुई थी, अभी फांसी नहीं हुई थी। अच्छा, नहीं हुई थी। अच्छा, क्योंकि ज़ियाउल हक को जरूरत थी जी जी, कि भाई एक सिविलियन आए, और उसके मुकाबले में जाहिर है कि तहरीक इस्तिक़लाल एक बड़ी जमात थी, बहुत बड़ी जमात थी, और बल्कि एक वक्त तो आया था कि सबसे बड़ी जमात थी जी। तो वो कहते हैं जी कि मैंने ये नहीं कहा, और ज़ियाउल हक चला गया। उसके बाद 79 के जो इलेक्शंस हैं वो ज़ियाउल हक साहब ने अनाउंस किए थे। उसका पस मंज़र ये था कि असर खान ने एक बयान दिया कि जनरल साहब आपने कहा था मैं 90 दिन में इलेक्शन कराऊंगा जी, आप नहीं करवा रहे, अगर आप उसकी डेट अनाउंस नहीं करते तो हम तहरीक चलाएंगे आपके खिलाफ। तो ज़ियाउल हक ने मैसेज भेजा कि ज़रा मुलाकात कर लेते हैं। तो ज़ियाउल हक ने उसमें कहा कि एयर मार्शल साहब आप फिक्र न करें, हम इंतखाबात कराएंगे, थोड़ी मेहरबानी करें आप हमारे साथ। लगा क्या मेहरबानी करूं कि बस मैं इलेक्शन करवा रहा हूं। और बल्कि ज़ियाउल हक ने सीने पे हाथ रख के यूं, एयर मार्शल हमें ऐसे ही बताते थे कि उसने यहाँ हाथ रखा और कहा कि ये एक सिपाही का सिपाही से वादा है। अच्छा, और अगर मैं इंतखाबात ना कराऊं तो मुझे आप गालियां दें। ये फिक्रा का ज़ियाउल, गालियां उनको पड़ती रही फिर उसके अच्छा। बाद। तो एयर मार्शल कहते हैं कि ये बात ख़त्म हो गई, उसने इलेक्शन अनाउंस कर दिए। अब मैं समझता हूं कि 79 का जो इलेक्शन था अगर हो जाता तो तहरीक इस्तिक़लाल कोई 80% सीटें जीत जाती, और वो भी ज़ियाउल हक को एक्सेप्टेबल नहीं था। नहीं, ज़ियाउल हक को था, मैं आपको बताऊं। देखें ना, अच्छा, जो मैं समझता हूं, मैंने नहीं प्लीज आप बताइए। मैं ज़ियाउल हक को सबसे बड़ा मुनाफिक समझता हूं, लेकिन जो मैं समझता हूं मैंने वही कहना है। वो इलेक्शन करवाई असगर खान के लिए जा रहे थे कि ये आएगा, ये करेगा। पाकिस्तान की कौन सी सियासी शख्सियत है जो तहरीक इस्तिक़लाल में नहीं थी? ये मियां नवाज शरीफ मेरे साथ 79 के इलेक्शन में MNA के उम्मीदवार थे, और इनका ये पहला इलेक्शन था। एतजाज़ हसन साहब भी उस वक्त थे। एतजाज़ हसन जो थे ये भी थे, ये भी इस तरीके इस्तिक़लाल में ही थे उन इलेक्शंस से पहले, ये पहले थे जो अनाउंस हुए हैं। ये हमारे साथ ही थे। जी जी जी। बलकशेर मज़ारी हमारे साथ थे, अकबर बुख्ती हमारे साथ थे, ये जमालीज, ये फलां, जितने भी लोग आप निकाल लें उस ज़माने में देखें जाके, सब हमारे साथ थे। ये हमारे जो सेक्रेटरी जनरल थे मुशीर पेश इमाम जी, उन्होंने कहा कि अगर तहरीक इस्तिक़लाल इलेक्शन जीत कर इक़्तिदार में आई तो हम 6 महीने के बाद फिर इलेक्शन करा देंगे। मैं समझता हूँ उनको ये बयान देने की क्या ज़रूरत थी। वो क्यों दिया उन्होंने? दे दिया,
बहुत ज्यादा डेमोक्रेट थे ना हम लोग। अच्छा 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 तो इनोसेंटली उसने ये कह दिया। इनोसेंटली कह दिया। अच्छा, ज़ियाउल ज़ियाउल हक की तो घंटियां बज गई अच्छा, होंगी। ज़ियाउल हक ने इस बात को वो पी गया, जिसे कहते हैं ना। उसने कहा चलें कोई नहीं, देखेंगे ना जब जाएंगे तो। उसके बाद उसने फिर एयर मार्शल को दावत दी एक दिन। अब हमने कागजात नामजदगी दाखिल करवा दिए हुए थे। ओके, ठीक है, सब ने। तो ज़ियाउल हक ने एयर मार्शल से कहा कि कुछ लोग हैं जो तहरीक इस्तिकलाल में शामिल होना चाहते हैं, और ये वो लोग हैं जो हर इलेक्शन जीत जाते हैं, इलेक्टेबल्स हैं, इलेक्टेबल जिन्हें आजकल कहते हैं। अच्छा सर, आप बात कर रहे थे कि जो उस ज़माने में ज़ियाउल हक साहब ने कहा जी ये लिस्ट है, ये लोग बड़े इलेक्टेबल्स हैं उस ज़माने के हिसाब से, इनको आप रख लें, इनको टिकट दें, ये तहरीक इस्तिकलाल में शामिल होना चाहते हैं। शामिल होना चाहते हैं। तो ठीक। एयर मार्शल ने कहा कि ये शामिल होना चाहते हैं तो हमारी पार्टी का एक तरीका है कि जिसने शामिल होना है, अपने जो हमारा तहरीक इस्तिकलाल का डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है जी ये उससे मिले और शामिल हो जाएं। जी। ज़ियाउल हक ने कहा नहीं सर, वो तो चाहते हैं कि आपके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। इस्लामाबाद। उनमें कौन कौन, कोई मशहूर लोग भी थे? मुझे नहीं पता, अच्छा, आपको ये उसने कहा ज़ियाउल हक ने। मैं वो बता रहा हूँ जो एयर मार्शल ने हमें बताया है। जी, मैंने तो उनसे कभी नहीं पूछा। आपने तो नहीं पूछा। तो ज़ियाउल हक ने कहा जी कि ये चलें ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। तो एयर मार्शल साहब उनकी एक बात वो कहते हैं, वो ज़रा आप। तो एयर मार्शल ने कहा वो क्या बात है? तो उन्होंने कहा जनाब वो चाहते हैं कि आपका जो मंशूर है इसमें तब्दीली की जाए। हमारे मंशूर में जो ज़रई सलाहत थी उस पर उन्होंने कहा जी उसको तब्दील कर दें, क्योंकि वो लगता है कि वो लैंड होल्डिंग वाले सारे थे, जागीरदार हो गए। जागीरदार थे। तो असर खान ने कहा कि भाई मैं तो ये नहीं कर सकता। उन्होंने कहा जी आपकी पार्टी। उसने कहा नहीं, ये पार्टी मैनिफेस्टो है, ये मेरा ज़ात का नहीं है। पार्टी अगर चेंज करेगी तो कर दे। आई कांट चेंज दिस। और फिर साथ ही कह दिया कि भाई जिस पार्टी का मंशूर पसंद है ये उसमें चले जाएं ना, तहरीक इस्तिकलाल में क्यों आते हैं। उसके बाद मीटिंग ख़त्म हो गई, असगर खान घर आ गए और इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। ज़ियाउल हक साहब टीवी पे आए, उन्होंने कहा जी इंतखाबात मुलतवी। ये बैकग्राउंड। ज़ियाउल हक ने बीबीसी को इंटरव्यू दिया जो मैंने सुना। उन्होंने कहा जी आपने तो इलेक्शन कराने थे, आपने मुलतवी कर दिए हैं। उसने कहा भाई ये इलेक्शन तो होते हैं ना जमातों के माबैन, तो एक ही जमात तहरीक इस्तिकलाल थी जो इलेक्शन लड़ रही थी, तो क्या फिर एक पार्टी के लिए मैं इलेक्शन कराता? अच्छा, फिर ये कहना शुरू हो गया। ये कहना शुरू, अच्छा, ये कहा उसने, मैंने खुद सुना। तो ये इस तरह का माहौल हुआ। फिर 1985 का इलेक्शन आता है, गैर जमाती। गैर जमात। मैं समझता हूं ये भी असर खां के लिए था। अच्छा अच्छा। तहरीक इस्तिकलाल जो थी ये इलेक्शन लड़ने का फैसला कर चुकी थी। हम थे उस वक्त MRD में। बेनज़ीर साहबा जो मुल्क से बाहर थी जी, उनका कोई मुस्तकबिल नहीं था इस सियासत के साथ, उस इलेक्शन के साथ। इलेक्शन अनाउंस हो गए। बेनज़ीर ने उस वक्त जो MRD के सेक्रेटरी जनरल थे वो मलिक कासम थे जी, जिनकी अपनी जमात थी मुस्लिम लीग कासम, लेकिन वो तो बेनज़ीर की मानते थे। बेनज़ीर ने कहा कि आप MRD का इजलास बुलाओ ताकि उसमें फैसला करवाया जाए कि इलेक्शन में हिस्सा लेना है या नहीं लेना। और मीटिंग रखी गई एयर मार्शल असगर खां के घर एबटाबाद। वहाँ नवाबजादा नसरुल्लाह खां, फतेहाब अली खां, महराज मोहम्मद खां, मलिक कासम और जितने भी ये थे, सब ने कहा जी बाइकाट करना है। हालांकि MRD को इंतखाबी इत्तेहाद नहीं था, उसका कोई ताल्लुक नहीं था कि हम फैसला उनके साथ मिलके करें। लेकिन बेनज़ीर ने उस इजलास से एक दिन पहले रात को BBC को इंटरव्यू दिया कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं, कि हम बाइकआउट करेंगे। और सुबह असगर खां को फ़ोन किया तो एयर मार्शल साहब ने कहा कि मोहतरमा, उस वक्त तो मोहतरमा नहीं बीबी कहते थे, बीबी। तो उसने कहा जी बेनज़ीर साहिबा आपने ये क्यों इंटरव्यू दिया? जी मुझसे सवाल पूछा था। अब वो इतनी तो नहीं थी ना, सब पता था उसको, जान के कह रही थी। तो असगर खान ने कहा भी आपके वो जतोई साहब हैं वो कह देते मीटिंग में
लेकिन बेनजीर ने असल में प्रीएम्प्ट किया कि तो एमआरडी एमआरडी इलेक्शन हाँ, डिसीजन से पहले ही मैं प्रीएम्प्ट अब ये हुआ कि वहाँ फैसला हो गया, और ये फैसला हुआ कि जो लोग 85 के इलेक्शन में हिस्सा लेंगे उनको कोई पार्टी आइंदा ना टिकट देगी ना शामिल करेगी। ये एमआरडी की ये पार्टी एलामिया है हम्म। एबटाबाद का। लेकिन आपने देखा कि जो 1985 का इलेक्शन लड़े उनको बेनजीर ने ना सिर्फ टिकट दिए बल्कि अपनी काबीना का वजीर बनाया, वजीर भी बनाया। जिसमें ख्वाजा तारक रहीम भी शामिल हैं। जी आप उनको तो जानते हैं। जी जी बिल्कुल जानते हैं। तो लेकिन वो तहरीक इस्तकलाल इलेक्शन से बाहर हो गई। हमारे कुछ 70-80 के करीब जो लोग थे वो इलेक्ट हुए। हमारी इतनी तकड़ी जमात थी, उसमें ये नवाज सारे शरीफ साहब उसमें इलेक्ट हुए थे। नवाज शरीफ तो पहले 1981 में चले गए ना जी, ये वजीर बन गए जाके एक्साइज एंड टैक्सेशन के, जी। फिर वजीर खजाना बने, फिर ये 85 के इलेक्शन में इनको इंडिपेंडेंट वजीर- हाँ इंडिपेंडेंट इनको वजीर आला वजीर बनाया आला गया। बनाया गया था। ये तो फिर हमारे और ये सारे लोग थे, ये शेख रशीद था पिंडी वाला, राजा नादिर परवेज पिछले दिनों बेचारे का इंतकाल हुआ है, फौत हुआ है। ये सारे लोग हमारे साथ थे, ये सब चले गए। ये मंजूर वट्टू भी, इन सब ने इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा। ये गैर सारे फिर जमाती। चले गए ना, हमें छोड़ गए। फिर मेरे जैसे बंदे रह गए। हालांकि अगर वो इलेक्शन होता और मैं लड़ता इलेक्शन तो मैं तो आप 85 में जीत सकते रहा था। लेकिन असूल की बेसिस पे हाँ, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। आपने वो नहीं किया। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा हमें टाइम देने का, और एक दो नशिस्तें और रखेंगे क्योंकि अभी बहुत सारा वाक़यात जो हैं और बड़ा एक टाइम बाकी है जिसके ऊपर आपकी जो एक गहरी नज़र है उससे हम फ़ायदा लेंगे, और एक समझ लें कि ये एक हिस्ट्री का एक लेसन है या एक आपकी एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि आप लफ्ज़ों में बयान कर रहे हैं, जो कि हम तो पढ़ने के आदी हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे बुलाया, हमारी बातें सुनी, कुछ तल्ख कुछ शीरी। नहीं जी, वो सारी बड़ी नवाजिश है, अनायत है आपकी, आपके चैनल की। थैंक यू सर। थैंक यू।